दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों जीके जीएस प्रैक्टिस सेशन का आज आपका 15वां लेक्चर है। ठीक है, 15वां लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है और आज बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्नों पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। काफी दिन से आपकी क्लासेस बंद चल रही थी तो आप सभी बड़ा हैरान परेशान हो गए थे, बट अभी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आपकी क्लासेज मैं कोशिश करूंगा कि टाइम टू टाइम आपको मिलती जाए। ठीक है, आगे दोस्तों अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग क्लासेस भी आपको देखने को मिलेंगी। तो जानिए कि अगर मेरी क्लास नहीं आ रही थी मतलब आपके लिए कुछ अच्छा मैं करने का सोच रहा था और किया भी हूं। इतने दिन से मैं जो नहीं था, क्यों नहीं था, उसका जब आपको परिणाम मिलेगा ना तो आपको लगेगा कि वाकई हमको बहुत सारी चीजें मिल रही जो यूट्यूब पर अभी तक आपको नहीं मिल पाई थी। चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। पहले आज बातचीत करते हैं और थोड़ा सा माहौल बना लेते हैं कि हाँ पढ़ने पढ़ाने का मजा क्या आ रहा है। ठीक है, इस तरह के अच्छे अच्छे प्रश्न आपको डिस्कस करने को मिलेंगे और साथ ही साथ दोस्तों आपको टेस्ट देने का भी मौका मिल रहा है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया, वहां जाकर के आप इस वीडियोज में जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है आप इसका टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किसी तैयारी कितनी हो पाई है। ठीक है, और इसी तरह से दोस्तों सुबह के 5 बजे करंट अफेयर की सीरीज चलती है और 5 बजे शाम को साइंस की सीरीज और रात को 9 बजे जीके जीएस की सीरीज चलाई जा रही है। जिन लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया, मैं चाहूंगा कि जल्दी से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें ताकि आपकी पढ़ाई और दुरुस्त तरीके से हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन है जो इस प्रश्न का सही जवाब देता है। ठीक है, स्टार्ट किया जाए दोस्तों। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, बस थोड़ी सी बातें और कर लिया जाए। हाँ ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहां पर आपको चीजें ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। जो सही है आपको वो बताना है। दो चीजें दे रहा है, कथन और कारण। पहला लिख रहा है कि मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा दे सकता है। इकोनॉमिक्स का बड़ा झन्नाटेदार क्वेश्चन है। क्या लिख रहा है? मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा दे सकता है। कारण लिख रहा है कि अवमूल्यन से अंतरराष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पादों का मूल्य गिर सकता है। आपको बताना है क्या एक कारण जो है सही बताया जा रहा है कथन के लिए, आपको ये बताना है। अब देखिए वही बच्चा इसका जवाब दे सकता है जो डिटेल में इकोनॉमिक्स पढ़ा हो। बड़ी सिंपल सी बात है, चलो मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूं। देखो लिख रहा है, चलो मैं मान लो अपने इंडिया की बात करता हूं। ठीक है, और एकदम आसान शब्दों में, थोड़ा सा मार्कर ज्यादा चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आसान शब्दों में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। मान लो भारत है, भारत ने क्या किया, अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया। मुद्रा का अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है सर? मुद्रा का अवमूल्यन का अर्थ होता है मुद्रा के मूल्य में कमी कर लेना। जैसे इस समय अगर देखा जाए तो डॉलर के रुपया जो है वो डॉलर की अपेक्षा कितनी है, तो याद रखिए जैसे $1 में लोग बोलते हैं ना कि मान लो अभी 70 रुपीज है। ठीक है, अगर भारत इसका मुद्रा का मूल्य क्या करेगा और गिरा लेगा तो कल को $1 बराबर कितना हो जाएगा? 75 रुपीज हो जाएगा, या हो सकता है आगे चल के 80 रुपए के बराबर हो जाए। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से क्या हुआ, मुद्रा का मूल्य गिर गया। और जब मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, अब देखिए मान लीजिए पहले एकदम सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं, मान लीजिए पहले कोई चीज आपको जो 70 रुपए में मिलती थी, या मैं कह दूं कि ठीक है 70 रुपए में मिलती थी, उस चीज के लिए आप $1 पेमेंट करते हैं। आज वही चीज क्या है, आप 80 रुपए का सामान खरीद सकते हैं इसी $1 में। मतलब डॉलर उतना ही खर्च करना है लेकिन आप ज्यादा रुपए का सामान खरीद सकते हैं। रुपए का खरीद सकते थे, अभी 80 रुपए का खरीद सकते हैं। तो मुद्रा का अवमूल्यन हो गया। जब कोई चीज आप ज्यादा खरीद सकते हैं यानी कह सकते हैं कि चीजें सस्ती हो गई हैं, और जब चीजें सस्ती हो जाती हैं तो लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो तात्पर्य होता है कि वह देश में सस्ती चीजें मिलेंगी, और चीजें अगर सस्ती मिलेंगी तो लोग क्या करेंगे, जो दूसरे देश वाले होंगे वो जाकर के जिस देश में अवमूल्यन हुआ मुद्रा का वहां से जाके परचेजिंग करेंगे। ठीक है, वहां से जाके परचेजिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि अब सस्ते दामों पर उन्हें चीजें मिल पाएंगी। इस प्रकार से जिस देश ने अवमूल्यन किया है उसके निर्यात को बढ़ावा मिलता है। समझ में आ रहा है? उसके निर्यात को बढ़ावा मिलता है, मतलब आपको ये समझाना चाह रहा है। दूसरा वाला पॉइंट लिख रहा है कि अवमूल्यन से अंतरराष्ट्रीय बाजार में यानी जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें घरेलू उत्पादों का मूल्य गिर सकता है। सही बात है यार, एक बार अगर आपने मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया, ठीक है, तो उससे घरेलू उत्पादों का मूल्य तो गिर जाएगा ना, घरेलू उत्पादों का मूल्य तो गिर जाएगा ना, जाहिर सी बात है गिर जाएगा। सही है कि नहीं? यानी कम हो जाएगा। जो जिस प्रोडक्ट के लिए लोग $1 पे करते थे 70 रुपए के लिए, आज 80 रुपए का सामान हमारे देश से खरीद के बाहर लेके जा रहे हैं। ठीक है, वही $1 दे करके। पहले 70 रुपए का सामान दूसरे देश में लेके जाते थे, आज 80 रुपए का सामान दूसरे देश में लेके जा रहे हैं। तो हमारा जो मूल्य है वो तो गिर गया ना। और क्यों गिर गया? क्योंकि मुद्रा का अवमूल्यन हो गया। तो यहां पर जो कथन और कारण दोनों दे रहा है यह बाकायदा सही है, यानी ए एवं आर सही है। ठीक
ठीक है, और आर जो है वो ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। सामान्य सा क्वेश्चन था, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन जिन बच्चों को समझ में आएगा वही इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, भारत अब तक दोस्तों कितने बार मुद्रा का अवमूल्यन कर चुका है? तो याद रखेगा भारत में कुल 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है। एक जब देश को आजादी मिली थी उसके ठीक बाद 1949 में, दूसरा 1966 में। 1966 वाला टाइम याद होगा, 1965 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुआ था, उसी के जस्ट बाद हरित क्रांति आया था। ठीक है, उस समय भारत में अकाल भी चल रहा था, तो उस समय भारत ने किया था। और उसके बाद दोस्तों 1991 में 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका है, उसके बाद से अभी मुद्रा का अवमूल्यन नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अगला बताइए। विशेष आहरण अधिकार, जिसको स्पेशल ड्राइंग राइट का नाम देते हैं, क्या बोलते हैं? स्पेशल ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग राइट, इसको स्पेशल ड्राइंग राइट का बोलते हैं। ठीक है, यानी एसडीआर, इसी को शॉर्टकट में बोला जाता है एसडीआर का नाम। करा एसडीआर बास्केट में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सम्मिलित है? कौन सी मुद्रा सम्मिलित है ये बताना है आपको। ठीक है, तो दोस्तों इस एसडीआर जो बास्केट है, एक टोकरी कहा जाता है, एसडीआर मुद्रा की टोकरी इसको नाम दिया जाता है, और इसमें जो है कुल 5 देशों की मुद्राएं हैं। ठीक है, तो जापानी येन यानी जापान की मुद्रा का नाम है येन, ये भी है। पाउंड स्टर्लिंग यानी पाउंड में जो है स्टर्लिन है। ठीक है, बाकी चीनी का रेनियन भी है, ये भी सही हो जाएगा। भारत का रुपया दोस्तों नहीं शामिल है। ठीक है, इसमें रुपया नहीं शामिल है, बल्कि इस चीज की जगह पे डॉलर वगैरह शामिल है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे 1 2 4 ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी का जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि पूछा भी है कि विशेष आहरण अधिकार में कौन कौन सी मुद्राएं शामिल होती है। तो याद रखें दोस्तों कुल 5 देश हैं जो बड़े हैं। एक अमेरिका है, तो अमेरिका का डॉलर है वो इसमें शामिल है। जापान है, जापान का येन है वो शामिल है। आपने यूरो का नाम सुना होगा, यूरो ठीक है वो शामिल है। पाउंड स्टर्लिंग शामिल है, और चीनी का रेनबी शामिल है। ठीक है, तो कुल 5 देश हैं जिनकी मुद्राओं को एसडीआर की टोकरी में रखा जाता है। ठीक है, या मुद्रा की टोकरी में रखा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए 2 वक्तव्यों में आपको फिर से वही सारी बातें बतानी है। लिख रहा है कि हीनार्थ प्रबंधन। देखिए बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं इस तरह का शब्द सुनकर के। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है ना, मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि धीरे धीरे अब लेवल ऊपर जाएगा। हमेशा अगर आसान प्रश्नों पर प्रैक्टिस करेंगे तो कैसे काम चलेगा? कभी ना कभी तो अच्छे प्रश्नों पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, हीनार्थ प्रबंधन को इंग्लिश में डेफिसिट मैनेजमेंट कहा जाता है। क्या बोला जाता है? डेफिसिट मैनेजमेंट। अरे सिंपल सी बात है मेरे भाई, जब सरकार के पास पैसे नहीं रहते हैं, ठीक है, तो सरकार इस तरह की चीजें करती है, डेफिसिट मैनेजमेंट करती है। अच्छा मान लो सरकार के पास पैसे खत्म हो जाएंगे तो सरकार क्या करेगी? कैसे सरकार को पैसे मिलेंगे? अब आपके पास 2 रास्ते हैं, सरकार को पैसे देने के 2 रास्ते हैं। एक, सरकार उधार ले ले, किसी से भी उधार ले ले। दूसरा, सरकार नोट छाप ले। या तो उधार ले ले या तो नोट छाप ले, ये 2 रास्ते हैं ना, कि कोई तीसरा रास्ता भी है। ठीक है, तो इसको समझिए। लिख रहा हीनार्थ प्रबंधन से मुद्रा स्फीति होती है। मान लीजिए सरकार ने नोट छाप लिया, छाप के क्या करेगी? सरकार नोट छाप करके मार्केट में भेज देगी, और मार्केट में नोट चला जाएगा तो उससे क्या होगा? लोगों के पास किसी न किसी तरीके से नोट जाएगा, और जब व्यक्ति के पास पैसा ज्यादा होगा तो याद रखिए महंगाई बढ़ेगी, यानी वहां पर मुद्रा स्फीति आती है, इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। तो जब जब इन्फ्लेशन होता है तो याद रखिए बाजार में पैसा ज्यादा है। इन्फ्लेशन मतलब पैसा ज्यादा, मंदी मतलब पैसा कम। जब हर आदमी हाय 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 करता मतलब मंदी आ गई है, किसी के पास पैसा नहीं बचा है। और वहीं जब इन्फ्लेशन होता है मतलब हर किसी के जेब में पैसा है। ठीक है, इन्फ्लेशन, सिंपल सी बात याद रखेगा। तो याद रखें हीनार्थ प्रबंधन से मुद्रास्फीति बढ़ती है, ये हम लोगों ने डायरेक्टली देखा है कि नहीं? ठीक है, अब मैं आपको समझा भी दूंगा कि कैसे बढ़ती है। चलो मान लो आप एग्जांपल ले लो कि हीनार्थ प्रबंधन में सरकार क्या कर रही है? नोट का निर्गमन कर रही है। मतलब क्या कर रही है? नए नोट छाप करके मार्केट में दे रही है। ठीक है, कैसे दे देगी? दे देगी, बैंक रेट में कमी कर देगी, लोग उधार लेना शुरू कर देंगे, इस तरह से दे देगी। मैंने आपको कई सारे कॉन्सेप्ट बताए, आप जाइए इकोनॉमिक्स का डिटेल वीडियो देखिए। जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स का लेक्चर नहीं देखा है वो लोग जाएं, देखें, और देखने के बाद बताएं समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, ये आसान प्रश्न है। तो जब नोट का निर्गमन हो जाता है, नोट मार्केट में आ जाते हैं, तो हर व्यक्ति ज्यादा पे करना चाहता है, हर व्यक्ति ज्यादा खर्च करना चाहता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ज्यादा खर्च होगा तो मुद्रास्फीति तो होगी। यानी पहला वाला जो कथन दे रहा है वो तो एकदम राइट कथन है। दूसरा लिख रहा है इसमें मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में अधिक हो जाती है। हाँ, अब एक बात बताओ दोस्तों, मुद्रा की आपूर्ति मतलब क्या होता है? आपूर्ति मतलब क्या होता है जरा बताओ। मुद्रा की आपूर्ति मतलब क्या होता है? तो याद रखें मुद्रा की आपूर्ति का तात्पर्य है यानी कितनी सप्लाई मुद्रा की हो रही है। अच्छा एक बात बताओ, बाजार में मुद्रा की सप्लाई बढ़ जाती है कि घट जाती है? सप्लाई मतलब गिनती के नोट बढ़ जाते हैं कि घट जाते हैं?
सरकार ने नोट छापा था ना, और वही नोट छाप करके सरकार ने बाजार में दे दिया, तो आपूर्ति तो बढ़ जाती है ना, मतलब ये वाला भी आपका राइट हो गया। तो यहां पर याद रखिएगा ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। क्यों? क्योंकि जब जब हीनार्थ प्रबंधन होता है तब तब मुद्रास्फीति आती है और बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। एकदम गांठ बांध के याद कर लीजिए दोस्तों। ये सभी प्रश्न जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये कहीं ना कहीं आपके सिविल की परीक्षा में पूछे गए, चाहे यूपीएससी में पूछे गए हैं, चाहे पीएससी एग्जाम, पीएससी में अलग अलग स्टेट एग्जाम के क्वेश्चन में कवर करा रहा हूं। ठीक है, आगे से मैं कोशिश करूंगा आपको सन बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया, ताकि आपको समझ में आए कि जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं ये कोई सामान्य क्वेश्चन नहीं है, ये एक लेवल के क्वेश्चन हो सकता है मेरे पढ़ाने के दौरान आपको लगे कि नहीं सर ये तो बड़े आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वही बातें लिख रहा है, कह रहा है हीनार्थ प्रबंधन अथवा घाटे की वित्त व्यवस्था के तहत सरकार बजट घाटे को पूरा करने के लिए या तो केंद्रीय बैंक से ऋण लेती है, उधार लेती है, या फिर अतिरिक्त पत्र मुद्रा जो है निर्गमित करती है, यानी बाजार में दे देती है। ठीक है, पत्र मुद्रा का निर्गमन करना मतलब नोट छापना, अपनी भाषा में बोले तो। हीनार्थ प्रबंधन के इस उपाय को अपनाने से मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, जिसके फलस्वरूप मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में अधिक हो जाती है, और यही रीजन है इन्फ्लेशन आने का। और जब इन्फ्लेशन आता है तो याद रखेगा महंगाई आती, महंगाई आती तो क्या होता है, हर सामान का दाम बढ़ता है लेकिन मुद्रा का मूल्य कम होता है। मैंने समझाया आपको। ठीक है, जब दाम बढ़ेगा तो मुद्रा का मूल्य कैसे कम होगा। मान लो दोस्तों एक बात बताओ, मान लो हमको समोसा खाने का मन कर रहा है। ठीक है, अभी समोसा का रेट मार्केट में कितना है, 5 रुपया है। ठीक है, लेकिन जब इन्फ्लेशन आया तो पता चला समोसा का रेट बढ़ के कितना हो गया, 10 रुपया। तो बताइए यहां पर महंगाई आई कि नहीं? हाँ, महंगाई आई। महंगाई में वस्तु या सेवाओं का दाम बढ़ जाता है, 5 से बढ़कर के कितना हो गया, 10। ठीक है यार, महंगाई तो आई, सामान के दाम तो बढ़े, लेकिन यहां पर मुद्रा का मूल्य कम हो गया। मुद्रा का मूल्य मतलब मुद्रा की औकात कम हो गई। अरे जिस चीज के लिए 5 का सिक्का काफी था, जिस समोसे के लिए, आज उसी समोसे के लिए हमको 5-5 के 2 सिक्के खर्च करने पड़ रहे हैं। बताओ, 5-5 के 2 सिक्के खर्च करने पड़ रहे हैं, ये फायदा कि नुकसान है? तो सिंपल सी बात बताओ ना कि हाँ, मुद्रा का मूल्य घट गया और वस्तुओं का मूल्य बढ़ गया। समझ में आया ना? इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। वास्तविक राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि समृद्धि का द्योतक है। ठीक है, घोतक नहीं होता है, द्योतक होता है। क्या होता है? यहां पर लिखिएगा द्योतक। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, वर्तनी सुधार भी करनी चाहिए, कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाते हैं। लिख रहा है वास्तविक राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि आर्थिक समृद्धि का द्योतक है। पहले इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। बताइए, अगर देश की राष्ट्रीय आय बढ़ने लगे, नेशनल इनकम में वृद्धि होने लगे, ठीक है, मतलब पूरे देश की जो आय है अगर वो बढ़ने लगे, तो इससे क्या पता चलता है, वो देश जो है वो आर्थिक रूप से संपन्न देश है, वो समृद्ध देश है। मानते हो कि नहीं? मानते हो कि नहीं? बस इतनी सी बात आपको समझना है। ठीक है, तो याद रखिए, यानी ये तो आपका जो कथन दे रहा है वो राइट दे रहा है, ये तो सही कथन है। ठीक है, आगे लिख रहा है कारण राष्ट्रीय आय की वृद्धि आवश्यक रूप से प्रति व्यक्ति आय को नहीं दर्शाती। क्यों ये नहीं लगा दिया? क्यों ये नहीं लगा दिया? नहीं का कोई बात ही नहीं यहां पे। ठीक है, तो दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आय से आप कोई संबंध जानते हैं प्रति व्यक्ति आय से? हाँ। अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, इसको छोड़ो, अगर आपको न समझ में आ रहा मैं बता रहा हूं। राष्ट्रीय आय मतलब आपके पूरे परिवार की आय। मान लो आपके परिवार में 5 लोग कमाने वाले हैं, हर व्यक्ति अगर 100 रुपए कमाता है, तो अलग अलग व्यक्ति कितना रुपया कमाते हैं? 5 लोग मिलकर 500 रुपया कमाते हैं। ठीक है, लेकिन आपके घर में रहते कितने लोग हैं? तो 10 लोग रहते हैं। अब 10 लोग रहते हैं तो प्रति व्यक्ति आय कितनी हो जाएगी? 50 रुपए प्रति व्यक्ति। अब बताओ, इस टोटल इनकम का कोई ना कोई इससे नाता रिश्ता है कि नहीं? 50 रुपए से बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यार इसी राष्ट्रीय आय में घर में जितने सदस्य रहते हैं उसी से भाग दे देते हैं। तो ऐसा तो देश के साथ भी होता है। ये पूरे देश की जो राष्ट्रीय आय है, ये पूरे देश की जो राष्ट्रीय आय है, उसमें जब आप टोटल पॉपुलेशन से भाग दे देते हैं, जो नेशनल इनकम होता है उसमें जब देश की टोटल पॉपुलेशन से भाग दे देते हैं, तो क्या निकल के आता है? तभी तो पता चलता है प्रति व्यक्ति आय कि एक एक व्यक्ति की आय कितनी है। ये तो सही दे रहा है ना? ठीक है, लेकिन यहां पर नहीं लगा के गड़बड़ कर दिया। ठीक है, इसलिए कारण क्या हो गया? गलत हो गया, सीधा सीधा गलत। यानी ए सही है किंतु आर गलत है। सीधा सीधा बोलिए, ए सही है किंतु आर गलत है। समझ में आया? ठीक है, आज मैंने इकोनॉमिक्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला देखिए, इस प्रश्न में 2 वक्तव्य फिर से देखिए। भूमध्य रेखा, जिसको हम इक्वेटर लाइन बोलते हैं, के ऊपर वायुमंडल की मोटाई अधिकतम है। क्या ये सत्य है?
ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, सोच समझ के बताइए। कह रहा है भूमध्य रेखा के ऊपर वायुमंडल की मोटाई अधिकतम है, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों को नहीं याद है, चलो लोगों को एक कहानी सुना देता हूं मैं, ठीक है। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, गोलाब है। कैसी है? गोलाब। गोलाब मतलब पूरा गोल नहीं है, ये उत्तरी मतलब ध्रुवों की तरफ चपटी है। जैसे बाटी चोखा में बाटी खाते हैं ना, बाटी जैसा होता है वैसा चपटा है, या जैसा संतरा होता है ऊपर नीचे से दबा होता है, वैसा है कुछ पृथ्वी, ठीक है। तो याद रखिए, इस प्रकार देखा जाए तो केंद्र से ध्रुवों की दूरी क्या होती है? कम होती है। यही रीजन है कि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, और केंद्र से विषुवत रेखा की दूरी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए वहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो थोड़ा कम लगता है, ठीक है। तो जहां कम लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वहां पर ये मोटा होता है। वायुमंडल कैसा होता है? मोटा होता है। यही रीजन है कि आप देखते होंगे, जब पढ़ते होंगे क्षोभ मंडल के बारे में, तो आप सुनते होंगे कि क्षोभ मंडल विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई लगभग 18 किलोमीटर है, वहीं ध्रुवों पर इसकी मोटाई लगभग 8 किलोमीटर है, यानी 10 किलोमीटर का फासला आ जाता है केवल क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में, ठीक है। क्षोभ मंडल को क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रोपोस्फीयर। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फीयर। तो जो है वो ये बताता है, यानी जो हमारा पहला वाला लाइन दे रहा है दोस्तों, ये आपका सत्य है। यानी भूमध्य रेखा के ऊपर वायुमंडल की मोटाई ज्यादा है, ध्रुवों पर वायुमंडल की मोटाई कम है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। लिख रहा है कि भूमध्य रेखा के ऊपर उच्च सूर्यातप, एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है। आगे देख लीजिए ध्यान से दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि भूमध्य रेखा के ऊपर उच्च सूर्यातप यानी हाई आइसोलेशन तथा तीव्र संवहनीय धाराएं चलती हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात ये भी सत्य दे रहा है, ठीक है, क्योंकि भूमध्य रेखा के ऊपर क्या है, यहां पर सूर्य का ज्यादा प्रकाश मिल पाता है। क्यों? क्योंकि यार जो चट्टा वाला स्थान है वहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, ठीक है। इसलिए वहां पर जो हिस्सा, जो ध्रुव का हिस्सा, क्योंकि पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई भी है 23.5 डिग्री, तो जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है वहां पर 6 महीने का दिन, और जो हिस्सा सूर्य से दूर होता है वहां पर 6 महीने की रात भी होती है। तो सबसे ज्यादा अगर प्रकाश किसी को मिलता है तो किसको मिलता है? भूमध्य रेखा के समीप मिलता है, विषुवत रेखा के समीप मिलता है। तो इस पर उच्च सूर्या तब भी पाई जाती है और तीव्र संवहनी धाराएं भी चलती है। यहां दिया गया दोनों कथन क्या है? सही है, ठीक है। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर सही है, और यहां पर सही स्पष्टीकरण भी दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए, कह रहा गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम क्या है दोस्तों? ठीक है, मैंने आपको जलधारा के बारे में पढ़ा है। जिन लोगों ने जलधारा वाला वीडियो नहीं देखा है, आप जाइए सिर्फ एक बार देखिए, और जितनी भी जलधाराएं हैं पूरे दुनिया में, ये सभी की सभी आपको याद हो जाएंगी। कठिन कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जरा बताइए, गल्फ स्ट्रीम मैंने आपको बताया था इसको तोड़ करके कि गल्फ अलग कर लो और स्ट्रीम अलग कर लो। स्ट्रीम यानी स्टीम, स्टीम माने हो जाता है भाप। क्या हो जाता है? भाप। और भाप कैसा होता है दोस्तों? तो तो एक बात तो तय हो गया कि गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? यह गर्म जलधारा है, लेकिन यह महासागरी जलधारा, महासागरों में बहने वाली जलधाराएं हैं। तो यहां पर देखिए, कह रहा खाड़ी में एक नदी, नहीं ऐसा नहीं है, यह महासागरीय जलधारा का नाम है। कह रहा जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम गलत है। जेट स्ट्रीम यार आसमान में चलता है। ये कहां चलता है? जो ऊपरी हवाएं चलती है, जिसको आकाशीय हवाएं कहा जाता है, वो जेट स्ट्रीम होता है। तो ये गलत लिख रहा है। कह रहा धरातली हवा, यह गलत है। यहां पर ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न दोस्तों और आपसे पूछ सकता है कि ये गल्फ स्ट्रीम की जो जलधारा है चलती कहां पर है? तो याद रखेगा अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन अमेरिका, एक तरफ उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, दूसरी तरफ आपका यूरोप है और अफ्रीका है, उसके बीच में अटलांटिक ओशियन है, याद रखेगा, वहां पर चलती है। और खास करके उत्तरी अटलांटिक वाले हिस्से में चलती है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। तो इसको याद रखेगा। प्रवाह वेग कितना? लगभग 8 किलोमीटर तक रहता है, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। और इसी के पूर्वी किनारे पर हट्टेरास अंतरीप से ग्रैंड बैंक के बीच में ये जलधारा जो है ये प्रवाहित होती है, तो इसको भी याद रखेगा। चलिए बताइए, क्वार्टजाइट कायांतरित होता है। मैंने दोस्तों आपको सेलों के बारे में पढ़ा है। सेलों में मैंने पढ़ा है आग्नेय सेल के बारे में, अवसादी सेल के बारे में और रूपांतरित सेल के बारे में, ठीक है। आग्नेय सेल के बारे में बताया था कि आग्नेय सेल वे सेल होती हैं जिनकी उत्पत्ति पृथ्वी की उत्पत्ति के समय हुई है, यानी एकदम स्टार्टिंग में जब पृथ्वी बनी हुई थी उस समय जो पृथ्वी के अंदर से मैग्मा निकल के ठंडा हुआ वो आग्नेय सेल का रूप धारण किया, ठीक है। औसादी चट्टानें, ठीक है, औसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, यानी ये जो है परिवर्तित होकर के औसादी बने। और रूपांतरित जो होता है वो ताप दाब के फलस्वरूप वो भी परिवर्तित हो जाता है, तो कायांतरित हो जाता है, ठीक है। और कायांतरित के बाद ये चट्टानें फिर जाकर के आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहां से टूटती फूटती है तो गल वल करके चली जाती है, जमीन में चली जाती है और फिर से आग्नेय सेल का रूप धारण कर लेती है। तो यहां पर पूछ रहा है कि क्वार्टजाइट जो है दोस्तों ये किसका कायांतरित रूप है? तो याद रखिए दोस्तों, ये बलुआ पत्थर। क्यों? कितने लोग बता रहे हैं बताइए?
कौन सा है? कायांतरित। क्वार्टजाइट की बात कर रहा हूं, क्वार्टजाइट से संबंधित कौन हो जाएगा? ठीक है, बलुआ पत्थर। ठीक है, क्वार्टजाइट जो है किससे संबंधित है? बलुआ पत्थर, ये उसी का बदला हुआ रूप है। लिख रहा अवसादी एवं आग्नेय शैल में ताप और दाब के फलस्वरूप जो परिवर्तन होता है उसके बाद कायांतरित शैलों का जन्म होता है। रूपांतरण की क्रिया के दौरान जो मौलिक चट्टान होते हैं उसके संगठन और स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है और ऐसा परिवर्तन होता है कि उनकी पहचान करना भी अत्यंत कठिन कार्य होता है और उसी का यह रूप है जो हम लोग देख रहे हैं कि क्वार्टजाइट जो है किससे मिलकर किससे चेंज होकर के बना है, तो याद रखेगा बलुआ पत्थर से। ठीक है, तो बलुआ पत्थर आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में आप्लावी वन कहां पर पाए जाते हैं? चलिए बता दीजिए, आप्लावी वन कहां पर पाए जाते हैं? ये आपके लिए एकदम नया प्रश्न है, मुझे पता था। देखिए, अगर हम नए नए प्रश्नों पर प्रैक्टिस करेंगे ना तभी मजा आ पाएगा। ठीक है, आप ये मत देखा करिए कि सर क्लासेस आप रहती क्या रहती, कुछ न कुछ समस्याएं रहती हैं, आप इस लेवल पे महसूस नहीं कर सकते कि किन किन समस्याओं को हम फेस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, जब कोई सिस्टम बड़ा होता है तो वो ऐसे ही नहीं बड़ा हो पाता है। ठीक है, मैं क्योंकि एडमिन सेक्शन भी मेरे जिम्मे होता है और बहुत कुछ है, बहुत जल्द आपको जब एक साथ अलग अलग सब्जेक्ट की सारी क्लासेस मिलेंगी ना और जिन जिन लोगों से आप पढ़ोगे, जिन लोगों का चुनाव किया गया है, ठीक है, जब उनके वीडियोस आपके सामने आएंगे तो आपका मन गदगद हो जाएगा, खुश हो जाएंगे, तबीयत आपकी हरियर हो जाएगी कि सर मजा आ गया पढ़ के। ठीक है सर, आप यही हमारे लिए कर रहे थे इतने दिन से। ठीक है, तब आप लोग खुश होंगे। हो सकता है आज नाराज चल रहे हो, हाँ ऐसा है क्या? नहीं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं सब। ठीक है, मेरे छोटे छोटे भाई बहन जितने भी हैं सब लोग अच्छे हैं, बड़ा प्यार आप सभी की तरफ से मिलता है भाई। ठीक है, मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा आप सभी का, आभार व्यक्त करता हूँ। ये कोई मजाक की बात नहीं है, सिर्फ बोलने की बात नहीं है और कहीं ना कहीं हम लोग हर टचिंग है, एक दूसरे से टच में रहते हैं। क्लास आना ना आना वो मायने नहीं रखता। हम लोगों ने आजकल बहुत कुछ सीखा, 1.5-2 साल के सफर में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। ठीक है, क्या संस्कार भी सीखे और कैसे रहना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, मैंने बहुत कुछ सिखाया। तो वो इंटरनल चीजें हैं, वो पैदा नहीं की जाती, वो कैमरे पे दिखाने से नहीं आती, उसके लिए काम करना पड़ता है। और जब मैं आपको काम दिखाऊंगा ना कि कौन कौन से काम किए गए, तब आपको लगेगा कि वाकई ये सब काम करने के लिए समय तो लगता ही है। ठीक है, तो यहां देखिए आप्लावी वन, दोस्तों बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जितना सिंपल है उतना कठिन भी है। क्यों? क्योंकि आपने आप्लावी वन सुना नहीं। याद रखिए, ऐसे वन जो ज्यादातर पानी में होते हैं, जैसे मैग्रोव वन, मैग्रोव जो वनस्पतियां होती हैं वो ऑल टाइम पानी के अंदर ही होती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आप्लावी वन का उदाहरण कौन सा है? आपका सुंदर वन का डेल्टा है। यहां पर मैग्रो वनस्पतियां पाई जाती है और यही आपसे पूछ रहा है। सिंपल सा है, खाली आपको आप्लावी वन नाम नहीं पता है, इस वजह से आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे थे। ऐसा ही था ना? चलो आगे देखो, लेकिन आप्लावी या मैग्रो वन ये सुंदर वन में पाए जाते हैं। ठीक है, खैर इस प्रकार के वन दलदली मिट्टी में उगने के कारण जल सहन की क्षमता अधिक रखते हैं। ज्यादातर इनकी जो जड़ें होती है वो पानी में डूबी हुई रहती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में सुंदरी नाम के वृक्ष की अधिकता के कारण इस क्षेत्र को सुंदर वन का नाम दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य प्रभावित होती है? ठीक है, कहां पर? लद्दाख श्रेणी का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, लद्दाख अब तो एक केंद्र शासित प्रदेश भी हो गया और दूसरी तरफ है जास्कर श्रेणी। ठीक है, लद्दाख और जास्कर के बीच में दोस्तों कौन सी नदी है? जल्दी से बताइए। लिख रहा है चेनाब है, सिंधु है, झेलम या सतलज है। ठीक है, तो लद्दाख सबसे उत्तर की तरफ है, तो याद रखेगा यहां पर क्या हो जाएगा? सिंधु नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? सिंधु नदी है, जो लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर के बहती है। ठीक है, और दोस्तों सिंधु नदी के द्वारा एक गार्ज भी बनाया जाता है जो दुनिया का सबसे गहरा गार्ज माना गया, नदी गार्ज। ठीक है, इसको बोलते हैं बूंदी। क्या बोलते हैं? बूंदी, या कहीं कहीं बूंदी लिखा हुआ है। ठीक है, तो याद रखेगा बूंदी गार्ज, इसको भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी देखिए दे रहा कि अच्छा सिंधु नदी दोस्तों उसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। ठीक है, सिंधु नदी हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, ठीक है, सतलज हो गया, इन सभी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। लिख रहा है सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य होकर प्रवाहित होती है और यह भारतीय उपमहाद्वीप की एक महत्वपूर्ण अपवाह तंत्र भी गिनी जाती है। और जो अन्य नदियां भी झेलम हो गई, चिनाब हो गई, सतलज हो गई, रावी हो गई, ब्यास हो गई, ये सब जो नदियां, ये सभी नदियां जाकर के सिंधु नदी तंत्र में ही जाकर के मिल जाती हैं। और ये सिंधु नदी पाकिस्तान में बहते हुए जाती है और जाकर के अरब सागर में मिल जाती, कराची के समीप जाकर के। ठीक है, और सभी नदियां आकर के इससे कहां मिलती, कभी कभी ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखेगा बाकी की जो नदियां हैं वो पाकिस्तान में एक जगह मिठानकोट, क्या नाम है? मिठानकोट। ठीक है, मिठानकोट दोस्तों उस जगह पे जाकर के नदियां मिलती हैं। ठीक है, इसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर विंड की संज्ञा किस स्थानीय पवन को दी जाती है? डॉक्टर विंड। ठीक है, अच्छा विंड माने क्या होता है? हवा।
डॉक्टर हवा, क्या ऐसा भी कोई हवा है या फिर पवन देव के बारे में बातचीत कर रहा है? बताइए, क्या ऐसा भी कोई हवा है? ठीक है, या पवन देव के बारे में पूछ रहा है? डॉक्टर विंड की संज्ञा किस स्थानीय पवन को दिया गया है? दोस्तों एक स्थानीय पवन है जो लोकल लेवल पे चलती है, ठीक है, और वो पवन चलती है आपके पश्चिमी अफ्रीका वाले क्षेत्र में। पश्चिमी अफ्रीका मतलब जो अटलांटिक साइड वाले क्षेत्र में है, ठीक है, तरफ है, क्षेत्र में नहीं, अटलांटिक साइड वाले तरफ, साइड का मतलब ही होता है तरफ, ठीक है, तो उस साइड में है ये डॉक्टर विंड। वहां पर एक पवन चलती है और ये लोगों को कई सारे रोगों से बचाती भी है, इसीलिए इस पवन को नाम दिया गया डॉक्टर विंड का। फिलहाल उस पवन का नाम क्या है तो याद रखिएगा, उसका नाम है हरमट्टन, ठीक है, क्या नाम है? हरमट्टन। क्या नाम है? हरमट्टन, ठीक है। हरमट्टन मतलब हर किसी को क्या करती है? मिट्टी में मिलने से बचा लेती है। कैसे? डॉक्टर है ना, ठीक है, तो हरमट्टन हर किसी को मिट्टी, मट्टन से मिट्टी याद रखिए, हर किसी को मिट्टी में मिलने से बचा लेती है पवन। ये डॉक्टर विंड का नाम इसीलिए इसको दिया गया है। ये पश्चिमी अफ्रीका वाले क्षेत्र में बहती है। देखिए लिख रहा है कि हरमट्टन ये पश्चिमी अफ्रीका में प्रवाहित होने वाली एक स्थानीय पवन है, गर्म है, शुष्क है, ठीक है, गर्म होगा तो जाहिर सी बात है शुष्क है, ठीक है, कह रहा जो गिनी के तट पर बहती है। गिनी वही जगह दोस्तों जहां पर आपका जो है भूमध्य रेखा और जो आपका 0 डिग्री लाइन है वो एक दूसरे को काटते हैं, उसी के पास में है, ठीक है, कह रहा गिनी के तट पर यह नमी युक्त उष्मा से बीमारी से लोगों को क्या करती है? बचाती है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। और इसी बीमारी से बचाने की वजह से इसको कहा जाता है कि ये डॉक्टर विंड है। क्या है? डॉक्टर विंड का संज्ञा इसको दिया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान का 79वां, ठीक है, संशोधन संबंधित 79वां संविधान संशोधन, अच्छा, केंद्र राज्य के संबंधों से संबंधित है, 2 राजनीतिक दलों की स्थापना से संबंधित है, मूल अधिकारों से संबंधित है, या लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है। हाँ देखो, इसी के तहत दोस्तों कहा गया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है, बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति वालों को आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है, और 10 साल का पूरा उनका 2010 तक के लिए दोस्तों उनको यहां पर आरक्षण दिया गया। आपने लोकसभा में पढ़ा होगा कि जो एससी हैं और जो एसटी उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया, उसी प्रकार से जो राज्य की विधानसभाएं हैं वहां पर भी किया गया। तो ये निर्णय जो लिया गया था ये 79वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके तहत लिया गया था, ठीक है। देखिए दे रहा है कि 79वां संविधान संशोधन के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण की अवधि 2010 तक के लिए क्या कर दिया गया था? बढ़ा दिया गया था, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया। चलिए ये बताइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। आप सभी को पता होगा कि अगर हम बात करें संसद के निर्माण की, तो संसद कुल 3 लोगों को मिलाकर के बनता है। कितने लोगों को मिलाकर के? 3 लोगों को मिलाकर के बनता है। एक तो आपका लोकसभा होता है, ठीक है, एक आपका लोकसभा होता है, दूसरा आपका राज्यसभा होता है, ठीक है, और तीसरा कौन होता है? राष्ट्रपति। बिना राष्ट्रपति के संसद का गठन नहीं हो सकता, ठीक है। और इस राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो याद रखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ये तो हिस्सा लेते ही लेते हैं। इसके अलावा जो राज्य की विधानसभा है वो हिस्सा लेती है, केवल राज्य की विधानसभा। और 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जहां पर विधानसभाएं हैं, जैसे दिल्ली और पुदुचेरी, तो उनको भी यहां पर राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोटिंग करने के लिए शामिल किया गया है। तो ऐसा कब किया गया आपको ये बताना है, ठीक है। तो यहां पर टाइम दे रहा है कि 69वां या 70वां, 71वां या 72वां कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें इन लोगों को भी सम्मिलित कर लिया गया। तो याद रखेगा दोस्तों 69, कौन सा था? 69। इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा 79 पढ़ा, उसमें अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण के प्रावधान को बढ़ा दिया गया था, और यहां पर 69 में इनको वोटिंग का राइट दिया गया, ठीक है। तो 69 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 70वां संविधान संशोधन, सो सॉरी, एक मिस्टेक हो गया। सुनिए 69 में क्या था दोस्तों, वो अलग से इनको बनाया गया, यहां पर विधानसभाएं बनाई गई थी, वो बातें मुझे याद आ रही थी, ठीक है, मैं आई थिंक सही बोल रहा हूं, ठीक है। और 70 वाले में राष्ट्रपति के निर्वाचन में इनको जो है स्थान दिया गया था। देखिए इसी तरह की छोटी छोटी गलतियां होती, मैं नहीं मानता, मैं चाहता था इस वीडियो को हटा सकता था, हाँ, लेकिन मेरी ये सब आदत नहीं है, ठीक है, ये सब बिल्कुल आदत नहीं है, क्योंकि जो ईरर होता है, जो गलतियां होती है, वो ह्यूमन नेचर होता है, ठीक है। गलतियां हो गई और हम ऐसे लोग हैं, चाहे हम हैं चाहे आप हैं, हम अपनी गलतियों से सीखने वाले इंसान हैं,
ठीक है, हम अपनी गलतियों से सीखने वाले इंसान हैं और ऐसा कोई विशेष नहीं कि नहीं मेरा कहीं से अवतार हुआ या मैं कहीं का गूगल बाबा हूं और सारी चीजें जो है इस दिमाग में और सब कुछ सही ही निकलता नहीं, ऐसा नहीं है। जहां पे गलतियां होती हैं वहां पे हम लोग सीखते हैं, क्योंकि हमें और आप दोनों लोगों को प्रैक्टिस करने में मजा आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस सेशन को कंटिन्यू रखा जाए, यहां पर कुछ काट छाट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 69 भी आपके दिल्ली से ही संबंधित है और 70 भी जो है वो दिल्ली से ही संबंधित है, तो याद रखेगा। और बाकी अनुच्छेद 54 में दोस्तों ये निर्वाचन से संबंधित बातचीत किया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, और उसमें कौन कौन हिस्सा लेगा उसके बारे में बताया गया। तो ये चीजें यहां पर दी गई हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक क्या है, सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। आज आप कहोगे सर आप किस मूड में आए हैं, बड़े दिनों बाद आए, लेकिन आज लगता है गर्दा उड़ा देंगे। हाँ, ऐसा है क्या? नहीं, बहुत मजेदार चीजें, ध्यान से बताइए, आराम से पढ़ के उत्तर दीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं यार। ठीक है, लेकिन निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? जो नहीं है वो आपको बताना है, कौन सा सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। करा चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, यार इसके लिए तो सामूहिक होना जरूरी है। यार एक बात बताओ, अगर चर्चा प्रक्रिया में सामूहिकता की बात नहीं आएगी तो लोकसभा राज्यसभा में कैसे चर्चा होगा? हाँ, हो पाएगा कोई चर्चा? यानी ये सामूहिक विशेषाधिकार में आता है, ये सामूहिक विशेषाधिकार में आता है। संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, ये भी सामूहिक विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है। साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता और अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, अब मुझे पता है कि आपको लग रहा है कि तीसरे और चौथे में से सर कुछ ना कुछ एक आख उत्तर होने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए किसका उत्तर होने वाला है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर वाला, साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। ठीक है, यह सामूहिक विशेषाधिकार नहीं, क्यों? क्योंकि याद रखें दोस्तों, जो साक्षी होगा उसको स्वयं अवेलेबल होना पड़ेगा, तो यह सामूहिक विशेषाधिकार के अंतर्गत नहीं आता। बाकी अगला है कि अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार, तो अगर ऐसे ही लोग जो है किसी को भी अंदर आने दें थी, ये तो गलत हो जाएगा, तो यह सामूहिक विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है। तीसरा वाला जो है वो नहीं आता है। ठीक है, तो आपसे नहीं पूछा था और नहीं आपको यहां पर बताना है। आगे देखिए, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है? सिंपल सी पूछ रहा है कि एक तरफ इंडिया है, एक तरफ भारत का संविधान है और एक तरफ आपके अमेरिका का संविधान है, और आपको खाली ये बताना है कि कौन सी विशेषता क्या है, समान है। जो समान है वो बताइए, जो समान मतलब जो इंडिया और अमेरिका दोनों में हो, ऐसा बताना है आपको। लिख रहा अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे देश में तो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? केंद्र ना करके संसद के पास दी गई, हालांकि केंद्र ही वहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो है, लेकिन अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियों के ऊपर कोई बातचीत नहीं की गई है। ठीक है, यानी इंडिया में तो पहला वाला हो जाएगा, लेकिन यूएसए में नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या दे रहा है दोस्तों? लिख रहा है कि अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है। ठीक है, तो ये तो दोस्तों न तो भारत में है। ठीक है, क्योंकि अवशिष्ट शक्तियों के बारे में दोस्तों संसद में अलग से प्रावधान बनाए गए हैं। ठीक है, तो वो अलग चीजें हैं और वो यहां पर भी नहीं है। ठीक है, और आपसे पूछा कि कौन है, यानी दूसरा भी नहीं होगा। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति। ठीक है, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो, तो दोस्तों आपने जेबी वीटो का नाम सुना होगा। पॉकेट वीटो यानी जब कोई विधेयक उसके पास आता है, ठीक है, जो कोई बिल आता है, जब उस पर साइन करना होता है तब वो विधेयक बनता है। तो जब कोई बिल आता है तो साइन करना ना करना ये राष्ट्रपति की मर्जी होती है, वो चाहे तो करे, चाहे तो ना करे, चाहे तो रख ले, अनिश्चित काल के लिए होल्ड करा दे, कुछ भी कर सकता है। तो राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो होता है, और ये पॉकेट वीटो संजोग ऐसा है कि भारत में भी है और अमेरिका में भी है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर सही होने के चांसेस हैं। उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। ठीक है, उच्च सदन में दोस्तों 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत तो करता है, लेकिन यूएसए में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं। हमारे देश में है, लेकिन हमने जो है आयरलैंड के संविधान से उस प्रावधान को लिया है। अगर होता अमेरिका में तो अमेरिका से ले लेते, कहीं आयरलैंड जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? केवल 3 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। केवल 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा कि ये पॉकेट वीटो की शक्ति जो दे रहा दोस्तों, ये दोनों में कॉमन है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें, अच्छा समाज में समानता, जैसे हम लोग बार बार समानता की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, जिसको देखो वो समानता समानता समानता। तो दोस्तों ये समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह भी है, किसका?
अच्छा, आपने देखा होगा दोस्तों, जब मोदी सरकार बनी तो उसमें एक बहुत बेहतरीन निर्णय लिया गया इस समानता को ध्यान में रखते हुए। क्या निर्णय लिया गया दोस्तों? मोदी सरकार से पहले आपने देखा होगा कि जो सरकारी वाहन हुआ करते थे दोस्तों, उनके ऊपर क्या लगा करता था? एक हूटर लगा होता था। क्या लगा होता था? एक हूटर लगा होता था, जो ये दिखाते थे कि ये क्या है, ये वीवीआईपी व्यक्ति है। जो क्या दर्शाते थे? ये वीआईपी व्यक्ति है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आपने समानता तो खो दिया, यहां पे समानता तो खो दिया, आपने इसको वीवीआईपी बना दिया, जनरल, बाकी सब लोग जनरल, इसको वीवीआईपी बना दिया गया। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों यहां पर एक निर्णय लिया गया कि अब कोई भी इस तरह के लाइट का इस्तेमाल नहीं करेगा, यानी जितने भी तरह के विशेषाधिकार हैं उनका अभाव है। अगर ये कहा जाए तो ये सही हो सकता है, पहला वाला कहता है। हालांकि दूसरा देखिए, करा अवरोधी का अभाव। अवरोध का कोई मतलब नहीं बनता, ये शब्द यहां पर गलत लिखा है। लिख रहा है प्रतिस्पर्धा का अभाव है। समाज में समानता है, प्रतिस्पर्धा भी है, अभाव कहां है? कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन है ना, तो अभाव कहां है बताइए? तो ये भी नहीं हो सकता। विचारधारा का अभाव है। विचारधारा से समाज में समानता की बात नहीं की जा सकती। क्यों दोस्तों? सही भी विचारधारा कहां, देखिए किसी किसी की कैसे मिलती है। ठीक है, हर लोगों की विचारधारा अलग अलग है, तो यहां पर मेरे हिसाब से विशेषाधिकार ये आपका सही उत्तर। ये थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल देखते हैं। सामाजिक समानता की समाज की वह अवस्था है जिसके अंतर्गत उस समाज के सभी व्यक्तियों को सामाजिक आधार पर समान महत्व प्रदान किया जाता है, सब लोग एक बराबर। इसका मूल निहितार्थ है कि समाज में विशेषाधिकारों का अभाव है, अर्थात सभी को समान अधिकार प्राप्त है। ऐसा नहीं, कानून जो है वो सभी के लिए समान बनाए गए। ठीक है, आपने समान नागरिक संहिता देखा होगा। हम लोग जब राज्य के नीति निषेध तत्वों की बात करते हैं तो वहां अनुच्छेद 44 की बात करते हैं। 44 खड़ा होकर के बताता है समान, चार भी तो समान है। हाँ, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। गोवा में सबसे पहले इस तरह के सिविल कोड को लागू किया गया था। बाकी सभी को समान रहने के लिए जो समान कानून बनाया गया। ऐसा नहीं है कि नहीं एक व्यक्ति के लिए कानून अलग है, दूसरे व्यक्ति के लिए कानून अलग है, सबके लिए एक जैसा समान कानून है। तो ऐसा है क्योंकि यहां पर विशेषाधिकारों का अभाव है। समानता की अवधारणा मानकीय राजनीतिक सिद्धांत के मन में निहित है। यह एक ऐसा विचार है जिसके आधार पर करोड़ों करोड़ों लोगों सदियों से निरंकुश शासकों, अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्थाओं और अलोकतांत्रिक हुकूमतों और नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के बाद हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में दिए हुए धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में क्या सम्मिलित नहीं है? जो सम्मिलित नहीं है दोस्तों उसको बताना है। धर्म की स्वतंत्रता पढ़े हैं ना हम लोग, मूल अधिकार जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां धर्म की स्वतंत्रता पढ़ते हैं, और धर्म की स्वतंत्रता में क्या नहीं है वो बताना है। लिख रहा आत्मा की स्वतंत्रता और धर्म का अनुसरण एवं प्रचार करने का अधिकार, ये कोई भी कर सकता है। कोई भी अपनी, अगर आपकी अंतरात्मा कहती कि नहीं हम एक धर्म को छोड़ करके किसी दूसरे धर्म में जाना चाहते हैं, आप जाइए, कोई आपको रोक नहीं सकता है। तो आपकी आत्मा की स्वतंत्रता है, आपकी स्वतंत्रता, और किसी भी धर्म के लिए आप प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है। ये सभी को एक समान दी गई है, ये तो सत्य है। और पूछा है कौन सम्मिलित नहीं है, तो जो नहीं है उसको ढूंढिए। कह रहा किसी धर्म की वृद्धि अथवा उसके अनुरक्षण के लिए कर लगाना या सरकारी धन का प्रयोग करना, नहीं, ये गलत है दोस्तों। सरकारी धन का प्रयोग इसके लिए नहीं किया जा सकता या नया कर नहीं लगाया जा सकता। क्यों? क्योंकि जो धार्मिक संस्थान है उनको कर मुक्त रखा गया है, तो उसके नाम पर कोई नया कर लगाना ये भी गलत है, और सरकारी पैसों को उस पर खर्च करना वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि हमारा देश क्या है, ये धर्मनिरपेक्ष है, यानी यहां पर सभी धर्मों को एक समान भावना से देखा जाता है। ठीक है, भले ही हम हिंदू राष्ट्र कहे जाते हैं लेकिन हम सभी धर्मों को जो है समान भावना से देखते हैं, समान नजर से देखते हैं। तो यहां दूसरा वाला कथन दोस्तों ये गलत दे रहा है, तो ये सम्मिलित नहीं हो सकता है। तीसरा लिख रहा है कि धार्मिक एवं खैराती संस्थाओं की स्थापना और उनका अनुरक्षण। तो दोस्तों अगर कोई भी संस्था बनाना चाहता है, कोई धर्म अपनी अलग से संस्था बनाना चाहता है सामाजिक लेवल पर, कैसे भी करके, ठीक है, तो बना सकता है, उसका अनुरक्षण कर सकता है, ये छूट दी गई है हमारे संविधान में। तो तीसरा भी सही है। चौथा लिख रहा है सरकार द्वारा पोषित संस्था में धार्मिक शिक्षा देना। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर धार्मिक शिक्षा देने की मनाही है। वैसे प्राथमिक स्तर तक दोस्तों कुछ चीजों को अनिवार्य रखा गया, लेकिन धार्मिक शिक्षा की मनाही है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। तो चौथा भी आपका हो जाएगा, तो 2 और 4 आपका यहां पर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे धीरे धीरे हमको प्रैक्टिस करना है। आपको क्या सिखाना है, आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, पढ़ने के बाद ये आपका प्रैक्टिस बैच चल रहा है। ये प्रैक्टिस बैच बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग पढ़ेंगे उनको लगेगा, कुछ दिनों बाद लगेगा कि नहीं सर हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। परीक्षा में जब जाओगे तब आपको समझ में आएगा सर हमने सीखा क्या। ठीक है, अभी आप खाली पढ़िए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में ऊषा मेहता की ख्याति है। जब दोस्तों कभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ऊषा मेहता का नाम आता है। ऊषा मेहता के साथ 2-3 लोगों का नाम और भी आता है, जैसे ऊषा मेहता के साथ जयप्रकाश नारायण जी का नाम आता है, ऊषा मेहता के साथ राम मनोहर लोहिया जी का नाम आता है। दोस्तों उस समय
एक इशू चल रहा था, 1942 की घटना है, ठीक है यार, पता नहीं क्यों मुझे मन नहीं करता है सब बताने का। मैं सोचता हूँ कुछ बात आया ना, आपको कुछ कहानी सुनाऊं, ताकि ये प्रश्न जब दोबारा आए उषा मेहता ना, आपके दिमाग में सारी बातें याद हो जानी चाहिए कि नितिन सर ने बोला था ये बातें, ठीक है। तो 1942 में दोस्तों एक आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, यानी अंग्रेजों को डायरेक्ट कहा गया कि भारत छोड़ दो अब, ठीक है। अभी तक उनको प्यार से कहा जा रहा था, तब क्या चलाया जा रहा था, असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा था। अब क्या कहा गया, भारत छोड़ो आंदोलन। जो महात्मा गांधी जी अभी तक जो है अहिंसा के पुजारी थे, उन्होंने भी अपना नारा दे दिया, करो या मरो, ठीक है, मतलब डू और डाई का नारा दे दिया, ठीक है। और इस बात से डर करके अंग्रेजों ने क्या कर दिया, याद रखिए, ऑपरेशन 0 आवर स्टार्ट किया, यानी शून्य घंटे में सभी कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लेना, या भारत के जितने भी बड़े नेता हैं जो स्वतंत्रता संघर्ष कर रहे हैं उनको गिरफ्तार कर देना है, ठीक है। और उस प्रक्रम में जितने भी नेता थे सबको अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके अलग अलग जेलों में बंद कर दिया कि कोई बैठ करके कोई प्लानिंग ना बना पाए, ठीक है। इतना डर गए, यानी कांग्रेस को पूरी जितने भी नेता थे उनको सबको गायब कर दिया अंग्रेजों ने, ठीक है, सबको गिरफ्तार कर दिया, अलग अलग जेल में ले जाके भर दिया। उस दौरान दोस्तों उषा मेहता ने बड़ा दमदार काम किया, उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया जी ने जबरदस्त काम किया, भूमिगत रह के इस आंदोलन को जिंदा रखा, रेडियो पर कार्यक्रम का संचालन किया। अब ये लोग नहीं रहते तो शायद वो आंदोलन जो चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन, वो दब चुका होता, ठीक है। और शायद यही एक आंदोलन था जिसके बाद अंग्रेजों की जो नीतियां थी वो बदलने पर मजबूर हो गए, क्योंकि लगातार फिर उसके बाद जो है जैसे क्रिप्स प्रस्ताव आए हैं, पहले अगस्त प्रस्ताव आया, फिर क्रिप्स आया, फिर कैबिनेट मिशन भी आया, तमाम आए ना, तो ये उसी का परिणाम था। तो यहां पर देखिए करा, भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए इनको जाना जाता है, बिल्कुल सही है, 110% ये सही जवाब है। बाकी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता नहीं, दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में तो महात्मा गांधी जी खुदे चले गए थे, ठीक है, पहले वाले में नहीं गए थे, दूसरे वाले में महात्मा गांधी जी गए थे, और इसी समय महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मैंने अपने देश पर बट्टा नहीं लगने दिया, मतलब मैंने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया जिससे हमारे देशवासियों का नुकसान हो जाए। आजाद हिंद फौज की एक टुकड़ी का नेतृत्व करने के लिए इनको जाना जाता है, नहीं, इनका नाम नहीं जुड़ा है, ठीक है, नहीं जुड़ा हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार के गठन में सहायक भूमिका निभाने के लिए, नहीं, ये भी गलत है। तो पहला वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन में उनके साथ भी जुड़े रहे, ठीक है। दोस्तों आपने सुना होगा त्रिपुरा और हरिपुरा वाले अधिवेशन की बात, ठीक है। उस अधिवेशन के दौरान ये दोनों अधिवेशन बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने का उत्तरदायित्व किसे दिया गया, सुभाष चंद्र बोस जी का दिया गया, ठीक है, और वो जीते भी थे, ठीक है। लेकिन बाद में पट्टाभी सीतारामैया के साथ उनका चुनाव हुआ और उसमें पट्टाभी सीतारामैया हार गए, जो महात्मा गांधी जी के कैंडिडेट थे। उसके बाद बोस जी पर दबाव बनाया गया और इस प्रकार से 1939 में बोस जी ने क्या दे दिया, कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे दिया। बोस जी वही व्यक्ति थे जो कांग्रेस के लिए इतना काम करते थे, लेकिन जब उनके ऊपर दबाव बनाया गया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसी समय उन्होंने बनाया फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, ठीक है। अच्छा, ये फॉरवर्ड ब्लॉक के माध्यम से वो देश को आजादी दिलाने के लिए काम करना चाह रहे थे और यहां पर जो जुड़ाव हुआ उनका, वो जुड़े थे इनसे शीलभद्र याजी जी, ठीक है। क्या नाम था, शीलभद्र याजी। बाकी जयप्रकाश नारायण जी का नाम सुना होगा, ठीक है। तो जेलों की दीवारें वाले लांग कर भाग गए थे, ठीक है, बहुत दमदार व्यक्ति थे। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा शीलभद्र याजी, ठीक है। ये सुभाष चंद्र बोस जी से जुड़े भी रहे हैं और आईएनए में जब वो चले गए, ठीक है, तो आईएनए में भी जाकर के उनको सहयोग देते रहे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये प्रश्न अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है। इनका नाम जनरली आपको मॉडर्न हिस्ट्री की अन्य किताबों में या जो सामान्य किताबें वहां पर नहीं देखने को मिलेंगी, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कथन कारण दे रहा है, 1930 ईस्वी के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक भागीदारी का प्रभाव था। दोस्तों 1930 के आसपास में आपकी जो है लेबरों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, श्रमिकों की अपनी खुद की पार्टी वाली बन चुकी थी। कार्ड दे रहा कि श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा को बुजुर्वा और प्रतिक्रियावादी समझते थे। दोस्तों रीजन भी ये था ना कि कांग्रेस जो है धीरे धीरे राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर रही थी और वो किसानों के या श्रमिकों के मुद्दे पर अब ज्यादा बातचीत नहीं कर पा रही थी। तो 1930 का जो समय दे रहा दोस्तों, ये किसके लिए जिम्मेदार, ये किसके लिए था, ये श्रमिकों के लिए एक अच्छा समय बनकर के उभरा और इसी समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आई थी, ठीक है। आज भी आप देखते होंगे कम्युनिस्ट पार्टी में जो निशान है, ठीक है, उसको देख करके लग रहा होगा कि उस श्रमिकों और किसानों की पार्टी हुआ करती थी। तो ये पार्टी आई हुई थी, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। आर्य समाज की स्थापना कहां पर हुई है? तो आर्य समाज की स्थापना दोस्तों मुंबई में हुआ है, ठीक है। किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में। आर्य महिला समाज की स्थापना कहां हुआ? पुणे में हुआ है, ठीक है। मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी ये कोलकाता में बनी, और वेद समाज जो है, ठीक है, ये कहां बना? चेन्नई में बना है। तो अपने आप मैच है यार, तो मैच क्या कराना है? 1 2 3 4 यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल है, कुछ है नहीं यहां पर, ठीक है। तो आप मिला लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? जल्दी से उत्तर बताइए। महात्मा बुद्ध जी की जब मृत्यु हुई उस समय बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया? ठीक है, आनंद को नामित किया, महाकश्यप को, या उपाली को, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? जल्दी से बता दीजिए। चलिए हाँ, देखिए बहुत सारे लोगों का उत्तर आने लगा। कुछ लोग बोल रहे हैं आनंद और कुछ लोग बोल रहे हैं उपाली, ठीक है। और यहां पर मैं कह रहा हूं दोस्तों दूसरा वाला गलत है। चलो अब बता दो कौन सा सही है। हाँ चलो, कुछ लोगों ने कहा सर आनंद, आनंद भी क्या है? गलत है। अब बता दो। अब कहोगे उपाली, उपाली भी गलत है। यानी पहला दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, तो कौन सा सही है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। याद रखें, महात्मा बुद्ध जी अपनी मृत्यु के बाद बौद्ध संघ का अध्यक्ष किसी को नहीं चुने थे। हां ये अलग बात है कि आनंद उनके सबसे प्रिय शिष्य थे, लेकिन यहां पर बौद्ध संघ के अध्यक्षता की अगर बात की जाए तो वहां पर इनको नहीं चुना गया था। बाकी आनंद हैं, उपाली हो गए, सारिपुत्र हो गए, मोग्दगायन हो गए, ये सभी लोग उनके प्रिय शिष्यों में से एक थे। और इसको याद रखिएगा, प्रजापति गौतमी जो उनकी मौसी थी, जिन्होंने उनका लालन पालन किया था, ठीक है, तो वो भी जो है प्रथम शिष्या थी, लेकिन यहां पर वो चीजें नहीं थी। बाकी जो अलग अलग संगीत समितियां बनी दोस्तों, उसमें आपने 2 तरह के पिटक देखे होंगे, एक सुत्त पिटक देखे होंगे, एक बिना पिटक देखे होंगे, जिसमें गौतम बुद्ध के उपदेशों को संकलित किया गया है। आगे देखिए, किस आधुनिक अंचल से प्राचीन पांचाल की पहचान की जाती है? कौन सा वो जगह है जहां से प्राचीन पांचाल एक महाजनपद हुआ करता था, उसकी पहचान की जाती है? 16 महाजनपद थे, ठीक है, जिसकी वर्णन मिला है अंगुत्तर निकाय में, जो बौद्ध धर्म की रचना है, भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित पुस्तक है, उसमें भी इसका वर्णन मिला है। तो याद रखें दोस्तों, रुहेलखंड वाला बेल्ट आपने देखा होगा, रुहेलखंड नहीं देखा? चलो, बुंदेलखंड जो जानते होंगे, रुहेलखंड आप सभी नहीं जानते होंगे। तो याद रखें दोस्तों, रुहेलखंड जो है ये कहां पर दोस्तों? तो यहां पर देखिए, अच्छा यहां पे नहीं दे रहा, यहां पे दे रहा है, ठीक है। रुहेलखंड बरेली वाला है, बदायूं है, फर्रुखाबाद है, आलू वाला, ठीक है। इन सभी को मिला करके पांचाल बना था, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। बाकी मगध जो था वो बिहार में था, उसको भी ध्यान रखेगा, ठीक है। और फैजाबाद साइड क्या था? कोशल था, ठीक है। श्रावस्ती बस्ती भी उधर था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया? भाई वो कौन था जिन्होंने तेलुगु और संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया था? तो सबसे महान शासक के रूप में अगर विजयनगर के किसी को याद किया जाता है तो राजा कृष्णदेव राय थे, ठीक है। राजा कृष्णदेव राय के यहां पर अष्ट दिग्गज रहा करते थे। कौन रहते थे? अष्ट दिग्गज। ये 8 तेलुगु कवियों का एक समूह हुआ करता था, और इन्होंने ही सबसे पहले संस्कृत साहित्य और तेलुगु साहित्य को जो है समृद्ध किया हुआ है, ठीक है। हालांकि विजयनगर की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर बुक्का नाम के 2 भाइयों ने किया था, ठीक है। हरिहर बुक्का, इसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1336 में, यही ना, 1336 में, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बाकी इनकी 2-3 रचनाएं भी हैं, ठीक है, जैसे अमुक्त माल्याद आपसे पूछा जाता है, ठीक है, जाम्बवती पूछा जाता है, जाम्बवती कल्याण, और उषा परिणय पूछा जाता है, तो ये सभी आप याद रखेगा। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में, ठीक है, सबसे पहले दोस्तों 1773 वाला आया था, ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था। फिर 1784 आया, फिर आपका 1793 आया, फिर हर 20 साल पे अपडेट किया जाता था। 13 आया, 13 के बाद 33 आया, 33 के बाद 53 आया, ठीक है, और 53 के बाद क्या आ गया? 1858 आ गया, जहां पर कंपनी शासन का अंत कर दिया गया, ठीक है। ये सभी तथ्यों को पढ़ाया गया है। अगर आप में से किसी ने कहा कि सर पढ़ाया नहीं गया, तो ये ज्यादा बेकार बात हो जाएगी, ठीक है। सब कुछ पढ़ाया गया, पढ़ने के बाद ये आपका प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। देखिए, स्टडी 91 पर सभी विषय को डिटेल से पढ़ाया गया, कुछ कम नहीं है, सब कुछ डिटेल से आपको दिया गया। आप जाइए, खाली मन लगा के पढ़ाई करना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको, बस आकर के पढ़ाई करना है। देखिए, लिख रहा है कि 1813 के चार्टर एक्ट पर विचार कीजिए, सही कथन बताइए। लिख रहा है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को, जो चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार था, इन 2 चीजों को छोड़ करके बाकी सभी तरह के व्यापार को समाप्त कर दिया गया। सही है, 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसके अंतर्गत निर्णय लिया गया कि चाय, च से चाय, च से चीनी, ये 2 चीज को, च से चाय, च से चीनी मतलब चीन, वो खाने वाली चीनी नहीं, च से चीन, इन 2 चीजों के व्यापार को छोड़ करके, ठीक है, बाकी ईस्ट इंडिया कंपनी जितना व्यापार कर रही थी सबको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और हां, जो सबसे बेकार काम हुआ, इसी समय ईसाई मिशनरियों का प्रवेश भी हुआ है कि जाओ भारत में रुको
भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करो। यह निर्णय भी कब लिया गया था? 1813 के चार्टर एक्ट में लिया गया था। चलिए आगे दिख रहा है कि इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। हाँ, ये कुछ हद तक सही है। तीसरा लिख रहा है दोस्तों, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। ओहो, भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण। देखिए, अगर मैं ब्रिटिश संसद के नियंत्रण की बात करूं दोस्तों, तो नियंत्रण तो आया था जब 1858 में कंपनी शासन को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद जाकर के वायसराय की नियुक्ति हुई, यानी जब ब्रिटिश क्राउन, जो ब्रिटेन के क्राउन थे, ठीक है, जो महारानी थी, उनका शासन जब शुरू होता तब ये सारी चीजें आती, नियंत्रण की बात आती है। तो तीसरा वाला गलत हो जाएगा, बाकी के दो कथन आपके सही है। आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। करा पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में निम्नलिखित शर्तों में से कौन एक सत्य नहीं है? ठीक है, लिख रहा है कि शिवाजी को 35 में से 23 किले मुगलों को समर्पित करने थे। हाँ, ये तो किया गया था। शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को मुगल बादशाह औरंगजेब की सेवा में भेजना स्वीकार कर लिया था, यह भी सही है। संभाजी को 5000 का मनसब प्रदान किया गया, यह भी सही है। शिवाजी से अपेक्षा नहीं थी कि वह मुगल सेनापतियों को बीजापुर अभियानों में सहायता प्रदान करे। तो बस आपको उत्तर मिल गया, आपका चौथा वाला आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो उसको याद रखेगा। यहां थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ठीक है, तो याद रखेगा 35 में से 23 किले इनको देने पड़े थे। 12 किले जो थे इनके पास थे, और उस समय तक जो इनकी आय लगभग 4 लाख हुड़ हुआ करती थी, जो कि 3 लाख हुड़ जो है अब देना था मुगलों को, और 1 लाख हुड़ जो इनके पास अपनी बचे रह जाते। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। यहीं पर हमारी क्लासेस जो है समाप्त होती हैं। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा, और इसी तरह से अगर आप अच्छे से स्टडी करते रहेंगे तो आगे आपको रेगुलर बेसिस पे अच्छी क्लासेस दी जाएंगी। हाँ, एक निवेदन करना चाहता हूं आप सभी से। देखिए, स्टडी 91 पर सभी विषय को ऑलरेडी डिटेल से पढ़ाया गया। आप जाइए, जो लोग अभी आ रहे हैं वो उनको जो भी विषय पढ़ना हो आप आइए और अपनी पूरी तैयारी करिए। ठीक है, और यहां पर जो प्रैक्टिस बैच चल रहा है, इस प्रैक्टिस बैच को भी ज्वाइन करिए। इसके माध्यम से आपकी तैयारी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। और एप्लीकेशन पर दोस्तों जरूर आइए, क्योंकि YouTube क्या करता है, कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं सेंड करता, या कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। YouTube पे बहुत प्रॉब्लम आती है हम लोगों को काम करने में। तो ऐसे में अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू जुड़ेंगे तो जो लोग लाइव क्लास नहीं देख पा रहे हैं उनके लिए लाइव क्लास की व्यवस्था की जा रही है, वो आप हमारे एप्लीकेशन से देख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टडी 91 का ऐप जो है वो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए, और उसके माध्यम से आप अपनी तैयारी करिए। बेशक आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि वहां पर अथाह चीजें दी गई हैं, आपके पढ़ने के लिए अथाह चीजें हैं। आप जाइए और पढ़िए। ना पढ़ने को मिले तब आप कमेंट करके बताइए कि सर बहुत बेकार एप्लीकेशन, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। मेरे हिसाब से उसके अंदर 1,60,000 क्वेश्चन मैंने खुद वहां पर ऐड कराए हैं। अगर आप जाके देखेंगे तो शायद थक जाएंगे, कोई चीज समाप्त होने वाली नहीं। और 1 रुपया कहीं आपको खर्च भी नहीं करना है, ना किसी टेस्ट देने के लिए, ना कोई PDF डाउनलोड करने, कुछ खर्च आपको नहीं करना है। ठीक है, आप जाइए, इत्मीनान से पढ़ाई करिए, एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।